नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। जैसे कि आपको पता है, कल से चिनाब टेक्सटाइल मिल को लेकर मजदूरों ने काफ़ी हंगामा किया। उनके मुद्दों को लेकर आज हम एक बार फिर एडवोकेट अप्पू सिंह से उनके मुद्दों को लेकर जो है वो बात करेंगे। अप्पू सिंह जी, सबसे पहले तो अलर्ट इंडिया न्यूज़ में आपका वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी। क्या समझती हैं आप, सीटीएम में पिछले कल से काफ़ी हंगामा हुआ, क्या कहना है आपका? देखिए अरुण जी, सीटीएम जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है चिनाब टेक्सटाइल मिल्स, और 1965 में आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये कठुआ में इस्टेब्लिश हुई और इट्स अ ह्यूज फैक्ट्री। और अगर मेरे आंकड़े सही हैं, आई थिंक इट इज़ द लार्जेस्ट फैक्ट्री इन JNK। देखिए, सीटीएम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एंड वी हैव टू अप्रिशिएट दैट फैक्ट्री फॉर इट। उसी के साथ उनका CSR वर्क भी बहुत ब्रिलियंट है अरुण जी। उनका कॉर्पोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, कभी जैसे पार्क्स बनाए हैं उन्होंने, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को लेके उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। मगर हमने देखा है कि कुछ साल से हर कुछ 1-2 साल में इनका कोई ना कोई इशू जो है लेबरर्स को लेके रहता है। और जी, अगर आपको याद होगा, इवन ड्यूरिंग कोरोना जो था, सीटीएम में लेबरर्स का मसला बना था और उस पर तब उनका मेन ग्रीवेंस यही था कि इनको पेमेंट प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है। अब जो कल जब मैं पंजाब की तरफ जा रही थी, एक हुजूम जिसे था लोगों का सड़कों पे था, और जब मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा, स्पेशली लेबरर्स से, तो उनके वहाँ पे 2 मेन मुद्दे थे। एक, वो कह रहे थे कि लेडीज़ को फैक्ट्री वाले जो है ज़बरदस्ती नाइट शिफ्ट करवाते हैं, और दूसरा वो बोल रहे थे कि उनका जो डेली वर्किंग आवर्स है वो 12 आवर्स है। ये वहाँ पे मजदूरों का ग्रीवेंस था अरुण जी। क्या कहना है आपका ये वर्किंग आवर्स को लेकर? देखिए अरुण जी, हमें पहले ये समझना होगा कि ऐसा कौन सा कानून है जो इन फैक्ट्रीज़ को लागू होता है, इन लेबरर्स को लेके। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कानून है फैक्ट्रीज़ एक्ट ऑफ 1948 अरुण जी। इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। वन है सेक्शन 51 और दूसरा है सेक्शन 54। देखिए, सेक्शन 51 जो है वो वीकली आवर्स बताता है कि कितना काम करना पड़ता है या कितना काम करवाना है आपने लेबरर्स से, और सेक्शन 54 जो है वो कितना रोज़ आपने एवरी डे कितना आपने उनसे काम लेना है। सो जो डेली जो लिमिट है ऑन अ डे टू डे बेसिस, वो कहते हैं कि आपने रोज़ 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाना है लेबर से। 9 घंटे का ब्रैकेट है, और वीकली जो अरुण जी ब्रैकेट है वो है 48 आवर्स। ये जो है जो कानूनी प्रावधान है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 को लेके, याद रखें जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 9 घंटे एक दिन में और पूरे हफ्ते को लेके 48 आवर्स। देखिए, इसमें इस एक्ट में सेक्शन 54 में जहाँ पे ये डेली वर्किंग आवर्स है, उसमें एक 2 लाइन्स इसमें ऐड करी हैं कि प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर, द डेली मैक्सिमम स्पेसिफाइड इन द सेक्शन may be exceeded in order to facilitate the change of shifts। अरुण जी, चेंज कर सकते हैं, क्या पता आपको किस दिन 10 घंटे काम कराना पड़े, मगर आपका जो पूरा वीकली का जो ब्रैकेट है वो 48 आवर्स को क्रॉस नहीं कर सकता। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप रोज़ 10 घंटे काम करा रहे हैं, रोज़ 12 घंटे काम करा रहे हैं, वो 48 आवर्स के ब्रैकेट को तो वो क्रॉस कर जाएगा। तो अगर मैं इसको बहुत ही ईजी भाषा में बोलूँ कि अगर कोई भी मजदूर जो सीटीएम फैक्ट्री या किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका जो एक दिन का जो पीरियड है काम करने का एज पर लॉ इज 9 आवर्स, और जो पूरे हफ्ते का ब्रैकेट है दैट इज 48 आवर्स अरुण जी। क्या फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत महिलाओं को नाइट शिफ्ट अलाउ है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने अरुण जी मुझे। देखिए, ये जो रिस्ट्रिक्शन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन को लेके, ये मेंशन की गई है सेक्शन 66 में ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। देखिए, सेक्शन 66 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, अगर मैं आपको बहुत ही ईजी और सरल भाषा में समझाऊं, तो वो ये कहता है कि औरतों का जो टाइम पीरियड है काम करने का, वो है सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। काफ़ी स्टेट्स में अमेंडमेंट्स भी हो रही हैं नाइट शिफ्ट्स को लेके कि औरतों को भी नाइट शिफ्ट्स अलाउ होना चाहिए। और मैंने जब अपनी रिसर्च करी तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन लॉ, जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा, तो आई डोंट नो हाउ वेदर मुझे ये बोलना चाहिए कि ये बड़ी खुशी की बात है या बड़े दुख की बात है, मगर जम्मू कश्मीर में अमेंडमेंट हुई है। जम्मू कश्मीर ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 66 को लेकर अमेंडमेंट हुई है। क्या है ये पूरी कहानी?
सेक्शन 66 कहता है कि औरतों का टाइम पीरियड क्या है काम करने का, सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। काफ़ी स्टेट्स में अमेंडमेंट हुई। क्या जम्मू कश्मीर में अमेंडमेंट हुई? द आंसर इज़ येस। जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक लिमिटेशन रखी है सेक्शन 66 में। अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी अरुण जी। वो कहते हैं, women shall be entitled to be employed in all establishments for all types of work, and they may also be employed with their consent before 6 a.m. and beyond 7 p.m. इसका मतलब आप औरतों से शाम के 7 बजे के बाद और 6 बजे से पहले कानून के दायरे में रह के काम करवा सकते हैं। ये अमेंडमेंट J&K को लागू होती है, मगर उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि आपने कुछ चीज़ें जो हैं मद्देनज़र रखनी है। औरतों की सेफ्टी, उनके वर्किंग आवर्स, आप उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, आपने उनको एक प्रॉपर कंडीशन देने हैं। तो ये अमेंडमेंट जो है जम्मू कश्मीर में हुई है। तो टाइम पीरियड तो आपने वही रखा है एज़ पर द फैक्ट्रीज एक्ट कि आप सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक काम कराएंगे, मगर जम्मू कश्मीर में आप 7 बजे के बाद भी औरतों का जो है नाइट शिफ्ट हो सकता है, मगर उसमें कंडीशंस हैं कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, और आप उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एक प्रॉपर कंडीशन आपने उनको देना है। तो क्या समझती हैं आप कि ये जो अमेंडमेंट है ये ठीक हुई है? देखिए, अगर आप मुझसे एक पर्सनल मेरा व्यू पॉइंट मांगे तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं सेंसस 2011 की बात करूं तो एज़ पर दैट सेंसस जो टोटल वर्कफोर्स है हिंदुस्तान में इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 150 मिलियन जो टोटल औरतें जो काम करती हैं। क्या ये अमेंडमेंट सही है? मेरे हिसाब से औरतों को नाइट शिफ्ट करवाना इन दी गार्ब ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वो सही नहीं है। अगर तो इस अमेंडमेंट में कुछ ऐसा होता कि आप तभी नाइट शिफ्ट करा सकते हैं, उनको आपने बड़ा प्रॉपर एक वर्क एनवायरनमेंट देना है कि अगर जो औरत अपना घर वगैरह संभाल के रात शाम के 7 बजे के बाद, अरुण जी आप देखिए कि कुछ लेडीज़ जो हैं पूरा अपना घर संभालती हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसके बाद शाम को 7 बजे के बाद वो फैक्ट्री में काम करेंगी। तो आपने उनको उस ढंग से काम कराना है विद इन द टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं है कि आप उनको शाम के 7 बजे काम कराना शुरू करें और सुबह के 6 बजे तक। टाइम फ्रेम वही रहेगा अरुण जी, 9 आवर्स, ये हमें याद रखना पड़ेगा। 9 घंटे का काम, उसको जो 9 घंटे शाम के 7 बजे के बाद वो काम करने आ रही हैं। कानून को ये देखना, लेजिस्लेटर्स को ये देखना चाहिए कि क्या उनका वर्क एनवायरनमेंट सेफ है, क्या वो 8 घंटे जहाँ वो काम करती है उनके अंदर एक खुशी भी होनी चाहिए कि अल्टीमेटली अगर वो 8 घंटे काम कर रही हैं तो उनको पैसे मिलेंगे। 9 आवर्स दे आर वर्किंग एज पर दी लॉ, 9 घंटे अगर वो काम कर रही है उनको पैसे मिलेंगे। तो एक खुशी से अगर वो आएंगी, एक सेफ एनवायरनमेंट में आएंगी, एक बड़े अच्छे माहौल में आएंगी, तब अगर ये सब होता है तब ये अमेंडमेंट अच्छी है। अदरवाइज दिस अमेंडमेंट इज जस्ट एन आई वॉश। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO जी, क्या कहती है हिंदुस्तान के वर्क आवर्स को लेकर? अरुण जी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बड़ी क्लियरली कहती है कि हिंदुस्तान में तकरीबन 50% से ऊपर ऐसे लोग हैं जो विद इन वर्क जो टाइम लिमिट है उसके बियॉन्ड काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में एक्सप्लॉयटेशन है। दूसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के तहत तो ये भी कहते हैं दैट इंडिया इज अमंग द टॉप नेशंस विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स caused by overtime at work। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक डेटा निकाला। उस डेटा के तहत हिंदुस्तान ऑलमोस्ट टॉप करता है लिस्ट में। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं हिंदुस्तान में किस चीज़ को लेके? ओवर टाइम काम करने के चक्कर में। सो दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न अरुण जी। ये सारी चीज़ें जो है सरकार को कंसिडर करनी चाहिए। देखिए, किसी भी कानून का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता जब तक आपका कानून लोगों को बेनिफिट नहीं दे रहा। अगर आपने लेबरर्स के लिए कानून बनाए हैं तो आपको ये देखना होगा कि अल्टीमेटली लेबरर्स को उनसे बेनिफिट होना चाहिए। देखिए, काम कर रहे हैं, हर किसान ने अपनी रोज़ी रोटी कमानी है, तो वो जो रोज़ी रोटी का जो पूरा प्रोसेस है, वो जो आपकी जर्नी है, वो खुशी खुशी प्रॉपर्ली होनी चाहिए अरुण जी। मतलब आपका कहना ये है कि मजदूरों को अच्छे एनवायरनमेंट में जो है वो काम करवाना चाहिए, जानवरों की तरह जो है ट्रीट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अरुण जी, आपको उनके उनके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखना है। आप जब किसी फैक्ट्री में वर्कर्स लगाते हैं, दे आर योर फैमिली, आपकी प्रोडक्शन देखते हैं वो। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चनाब टेक्सटाइल मिल, इट्स अ ह्यूज ग्रुप, बिरला ग्रुप का ये पार्ट है। एंड मैं तो बचपन से इस फैक्ट्री को देखते आ रही हूँ। आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी, इस फैक्ट्री में गई भी थी, कैसे ये कॉटन यान बनाते। बेसिकली अगर मैं आई डोंट नो दी
कंप्लीट डिटेल्स, तरह तरह के धागे बनाते होंगे, मगर बेसिकली ये धागे बनाते हैं। इट्स अ ह्यूज फैक्ट्री। तो ऐसा होना चाहिए कि जो मजदूर आपके लिए काम कर रहे हैं वो आपके लिए एक तरह से दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉफिट फॉर यू। तो आपको भी उनकी खुशी, उनके मेंटल हेल्थ, उनके फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो ज़रूरी है, कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूरी है। और अगर मज़दूरों ने इस तरह से एजिटेशन करी है, देखिए दोनों साइड की स्टोरी देखते हैं। अगर मैं फैक्ट्री की मैनेजमेंट की बात सुनूं तो वो कहते हैं एवरीथिंग इज़ बीइंग डन एज पर लॉ, कानून के दायरे में रह के सब कुछ हो रहा है। अगर सब कुछ कानून के दायरे में रह के हो रहा है, फिर लोगों को एजिटेट नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ लोग वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं तो मुझे लगता है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। अच्छा अप्पू सिंह जी, हमें ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड निकाले हैं जी, क्या है और क्या कहना है आपका उस पर? देखिए अरुण जी, 2019 और 2020 के बाद हमारी भारत के पार्लियामेंट ने 4 न्यू लेबर कोड्स पास करे हैं। मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन से लेबर कोड हैं। एक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 का, दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का, तीसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 का, और चौथा है कोड ऑन वेजेस 2019 का। देखिए ये कोड्स क्यों बनाए गए, अभी ये पूरे के पूरे प्रॉपरली लागू होने हैं, मगर इन कोड्स को लाने का मकसद यही था कि ये जो टोटल लेजिस्लेशंस हैं लेबरर्स को लेके 44 हैं। देयर आर टोटल 44 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हमारे हिंदुस्तान में। तो ऑब्वियसली सरकार ने सोचा होगा कि 44 को हम लोग क्यों ना इनको कंप्रेस करके 4 कोड्स में बना दें। अभी ये 4 कोड्स बनाए ज़रूर हैं, मगर इनका अभी प्रॉपर लागू होना बाकी है। तो यही इनका पर्पस था। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है उसमें रजिस्ट्रेशन को लेके, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेके इसमें सारी कहानी बनाई गई है। बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो 1947 का था उसको रिप्लेस करता है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को, ये जो कोड है ये बेसिकली पेंशन को, मैटरनिटी बेनिफिट्स को, हेल्थ इंश्योरेंस को, इन सब चीज़ों को देखेगा। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस का कोड है वो ये देखेगा कि जो लोग लेबरर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, क्या वो प्रॉपर तरीके से उनको एक अच्छा क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है। और लास्ट है कोड ऑन वेजेस, कि जो भी आप इनको पैसे दे रहे हैं, जो भी कमाई ये कर रहे हैं आपकी फैक्ट्रीज में, आप कहीं कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। आर यू प्रोवाइडिंग देम दी करेक्ट वेज। इन चीज़ों के लिए 4 कोड्स रखे गए, क्योंकि बड़ा इलेबोरेट 44 इंडस्ट्रियल जिसे थे लेबर लॉज थे, तो उन्होंने क्रक्स अप करके इनको 4 कोड्स में डाला। मगर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी अरुण जी, मैं आपके ज़रिए लोगों तक ये बात रखना चाहूँगी। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अरुण जी कहता है कि आपका जो डेली वर्किंग आवर है वो होना चाहिए अप टू 9 आवर्स। इसको रिप्लेस करने के लिए वो एक कोड लेके आए जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड ऑफ 2020। इसमें जो अरुण जी जो इन्होंने टाइम लिमिट रखा है डेली, वो रखा है इन्होंने 8 आवर्स। तो फैक्ट्रीज एक्ट में 9 आवर्स, जो नया वाला कानून लेके आए हैं उसमें 8 घंटे, मगर जो ब्रैकेट है पूरे हफ्ते की वो 48 आवर्स तक ही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सरकार ने अगर इस तरह का प्रावधान लाया है तो एग्जीक्यूट करें आप जल्द से जल्द। देखिए किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी होगा जब आपका एम्प्लॉयर भी खुश है और आपके एम्प्लॉयज़ भी खुश हैं। तो अगर फैक्ट्री की मैनेजमेंट खुश है कि प्रॉफिट बहुत हुआ है इस बार, तो फैक्ट्री के लेबरर्स जो आपको प्रॉफिट देने में कहीं ना कहीं वो जरिया हैं, वो आपको प्रॉफिट दिलवा रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, आप उनको पे कर रहे हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। फैक्ट्री लेबरर्स को इंगेज करती है काम कराने के लिए, तो वो लेबरर्स उनके गुलाम नहीं हुए। और जब अब ये और लेबरर्स को भी फैक्ट्रीज का जिसे कहते हैं शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्टीमेटली वो अपने काम की उनको तनख्वाह मिल रही है। सो इट इज़ अ कोऑपरेटिव एफर्ट। ये जी सबसे पहले तो ये हंगामा होना ही नहीं चाहिए था। देखिए CTM इज़ अ ह्यूज एस्टैब्लिशमेंट, ये कोई IMI फैक्ट्री नहीं है कि छोटी सी, कि ये जिसे कहें कि JNK की शान भी है, लार्जेस्ट फैक्ट्री। इसकी मैनेजमेंट अगर आप CTM का, अगर मैं आपको ये राइट नाउ मैंने एक वेबसाइट खोली है, कठुआ की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में इंडस्ट्री सेक्शन में चिनाब टेक्सटाइल मिल का मेंशन है, उसमें लिखा है बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। जब आपको इस फैक्ट्री की मान्यता पता है, इसकी योग्यता का पता है, तो डिप्टी कमिश्नर को आई थिंक ही शुड हैव सैट डाउन विद द मैनेजमेंट और इस तरह की जो एजिटेशन है उसको आने ही नहीं देना चाहिए था। कि अगर लोग वहाँ के लेबरर्स एजिटेटेड हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ करी है। अगर मैनेजमेंट ने कोई गड़बड़ नहीं करी है तो अभी तक आपको यू शुड हैव ब्रॉट दोज पीपल टू टास्क।
जो आपकी फैक्ट्री में इस तरह की एजिटेशन कर रहे हैं। इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर होनी चाहिए उन लोगों पर, अगर फैक्ट्री की कोई गलती नहीं है। मगर ये सारा जो फियास्को है ये अवॉइड किया जा सकता था अरुण जी, अगर हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर फैक्ट्री के मैनेजमेंट के साथ बैठते, तो दिस ऑल कुड हैव बीन अवॉइडेड। अब मैं आपके ज़रिए से, तो मुझे लगता है मैं रिक्वेस्ट ही करूँगी हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर को कि जल्द से जल्द इस इशू के बारे में देखें, फैक्ट्री के मैनेजमेंट से बात करें और देखें कि वहाँ पे कोई भी जो वर्क आवर्स के विद इन टाइम फ्रेम ही काम हो रहा है, जो लेडीज़ ये एलिगेशन लगा रही हैं कि उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए प्रॉपर्ली। और हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं कठुआ में, जितने भी सर्विंग एमएलएज हैं, हमारे एमपीज़ जो हैं, हमारे एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो लॉयर कम्युनिटी के बिलोंग करते हो, चाहे वो डॉक्टर्स कम्युनिटी के बिलोंग करते हो, किसी भी कम्युनिटी के, चाहे वो टीचर्स हों, जो भी एक्टिविस्ट हैं, हर किसी को इस बारे में बोलना चाहिए। देखिए, इट इज़, मुझे हैरानगी लगती है दैट व्हेन पीपल मेक एलिगेशंस कि वी आर ट्राइंग टू पोलिटिसाइज इट। देखिए, मैं कल पंजाब जा रही थी, मैंने सड़क पे हुजूम देखा, तो आई थिंक एज अ लॉ नोइंग पर्सन ये तो मेरे कॉन्शियंस के साथ गद्दारी हो जाती अगर मैं इस इशू के बारे में बोलती नहीं। और सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को बोलना चाहिए इस इशू के बारे में। अपू जी, लास्ट क्वेश्चन है, प्रशासन को अब क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अरुण जी, ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। अब क्योंकि एजिटेशन हो गई, तो प्रशासन को जल्द से जल्द जो है सीटीएम मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके जो भी लेबरर्स के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने चाहिए। मैं सीटीएम ग्रुप के लिए भी बोलूँगी कि अगर उन्हें लगता है कि उनके कुछ ऐसे लेबरर्स हैं जिन्होंने झूठ फैलाया है कि इस तरह की कोई भी चीज़ सीटीएम में नहीं हो रही, तो इमीडिएटली आप उन लोगों पे एफआईआर रजिस्टर कराएं। मगर प्रशासन को मैनेजमेंट के साथ बैठ के दोनों लोगों की बात सुन लेनी चाहिए, लेबरर्स की भी, जो मजदूरों का ग्रीवेंस है उसको भी सुनना चाहिए और दूसरी साइड को भी सुनना चाहिए, ताकि आगे जाके ये एजिटेशन ना बने। और जो भी यहाँ के कंसर्न सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, चाहे सोशल एक्टिविस्ट में आपके टीचर्स आ गए, आपके लॉयर्स आ गए, चाहे वो आपके कंपनी सेक्रेटरीज हैं या चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, आप लोगों को बोलना चाहिए इस मसले के बारे में। इट इज़ वेरी ईजी टू मेक एन एलिगेशन कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू पोलिटिसाइज इट। नोबडी इज़ ट्राइंग टू पोलिटिसाइज इट। हर कोई अपने ज़रिए, अपने नज़रिए से, अपने एक पर्सपेक्टिव से अपनी बात रखना चाहता है। और मुझे लगता है कि जब मैंने नेशनल हाईवे पे लोगों का हुजूम देखा, एक वकील होने के नाते जो मुझे लगा, जो मैंने सुना, वहीं पे मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और हर इंसान को जो है, फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, for the sake of Kathua, for the sake of Chenab Textile Mills and for the sake of the laborers who are working in Chenab Textile Mill, लोगों को आगे आके बोलना चाहिए। आखिरी सवाल अपू सिंह जी, अब मैं आपसे ये पूछूंगा जी। चेनाब टेक्सटाइल मिल बहुत पुरानी मिल है और हम भी इसको देखते आ रहे हैं जब से 370 का एब्रोगेशन हुआ है जी, यूटी हमारी बनी है जी। चेनाब टेक्सटाइल मिल में ऐसे भी कई लोग यहाँ पे रहते हैं जिनको 20-20, 25-25, 30-30 साल यहाँ पे काम करते हो गए और उनके अब इस बार डोमिसाइल भी बन गए और उनको वोट डालने का अधिकार भी जो है वो मिल चुका है यहाँ पर। 15 से 20 हज़ार लगभग, मैं अप्रॉक्सीमेटली कहता हूँ, इतने वोट जो है चेनाब टेक्सटाइल मिल के बन गए हैं जिन्होंने इस बार वोट जो है डाले हैं जी। हमें कोई वहाँ पर एमएलए साहब जो है वो नहीं दिखे, कोई नेता वहाँ पे जो है जिन्होंने लोगों से वोट लिए हैं वो वहाँ पे मजदूरों की बात सुनने के लिए कोई नहीं दिखा वहाँ पे। क्या कहना अरुण जी? मुझे लगता है इसका जवाब तो वो कंसर्न एमएलए ही देंगे, क्योंकि मैं नहीं दे पाऊंगी। ये सवाल आपको उन्हीं एमएलए से पूछना चाहिए। मगर जैसे मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन का जवाब दिया कि एज अ सोसाइटी वी ऑल शुड कम अहेड एंड टॉक अबाउट इट, कि अगर हमें कहीं लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो लोगों को आके बात करनी चाहिए। Whether those MLAs should have come there, क्या पता उन MLAs ने बात करी हो, सामने से ना करी हो, पीछे से करी हो, टेलीफोनिकली बात करी हो, इस चीज़ का जवाब तो आपको कंसर्न MLAs ही दे पाएंगे। I am not equipped to answer to that question। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ एडवोकेट अपू सलाथिया जी और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कठुआ के प्रशासन और चेनाब टेक्सटाइल मिल के प्रशासन को बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहिए कि आगे कभी ऐसी नौबत ना आए। ऐसे ही मुद्दों को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलर्ट इंडिया टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।